नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में और मेरा नाम है निशित मिश्रा। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का अगला चैप्टर जिसका नाम है सोलार सिस्टम। अब ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, इससे आपको पता चल ही गया होगा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलार सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं सौर मंडल। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सौर मंडल से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे और उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने यूनिवर्स और गैलेक्सी की चर्चा कर ली है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हो। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है हमारा सोलार सिस्टम का एक मॉडल। इसी तरीके से हमारे सोलार सिस्टम में ग्रह मौजूद हैं सूर्य से दूरी के क्रम में। विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि सौर मंडल है क्या, अगर हम बात करें कि सौर मंडल क्या है या सौर मंडल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर हम एक सोलार सिस्टम क्रिएट करना चाहें तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे सोलार सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। अगर हम ये देखें तो मुख्य रूप से आपको एक सोलार सिस्टम क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। बच्चों, पहली चीज़ आप लोगों को चाहिए होगी एक स्टार, एक बड़ा सा यंग स्टार, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी उस स्टार के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड। वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट। तो अगर आप एक सोलार सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहला आपको चाहिए होगा एक तारा, दूसरा उस तारे के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड। ये दो चीज़ें जब मिल जाएंगी बच्चों तो बनेगा एक सोलार सिस्टम। हमारे पास या हमारी आकाशगंगा में जो मंदाकिनी है, जो मिल्की वे है, उसमें ये दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। तारे के रूप में हमारे पास मौजूद है सूर्य, और तारे के आसपास घूमने वाले जो आकाशीय पिंड हैं उन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए हैं। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप भी एक सोलार सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सोलार सिस्टम मौजूद है। प्रश्न उठता है सोलार सिस्टम बना कैसे। तो विद्यार्थियों, सोलार सिस्टम जो बना है ये नतीजा है बिग बैंग का। हमने बिग बैंग थ्योरी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था यूनिवर्स में। तो जिस समय बिग बैंग हुआ उसी समय में जो महाविस्फोट हुआ उसी का एक परिणाम था विद्यार्थियों हमारा सोलार सिस्टम। हालांकि सोलार सिस्टम की उत्पत्ति को लेकर कोई वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है। हाँ, कुछ हाइपोथेसिस अवश्य मिलती हैं, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती हैं। फिलहाल हम सीधे सीधे अपने सोलार सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि सोलार सिस्टम क्या है। तो विद्यार्थियों, सोलार सिस्टम में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक सूर्य और विभिन्न ग्रह। तो आज हम सोलार सिस्टम की चर्चा करते हैं कि आखिरकार हमारे सौर मंडल की विशेषता क्या है। पहले हम सामान्य चर्चा करेंगे और उसके बाद ग्रहों पर पहुँच जाएंगे। तो अगर हम देखें विद्यार्थियों सोलार सिस्टम को, तो स्टार्टिंग में ये है सूर्य जो मुख्य रूप से एक तारा है। और बात करें सूर्य की, तो सूर्य बच्चों एक जलता हुआ गैसीय गोला है जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम का एक जलता हुआ गैसीय पुंज है हमारा सूर्य। सूर्य के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर हम सामान्य चर्चा करेंगे सोलार सिस्टम की। तो बच्चों, सोलार सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा सूर्य, सन, जो हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है और ये एक जलता हुआ गैसीय गोला है। सूर्य के पास जो ऊर्जा है
वही हमारे सौर मंडल की ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। अगर हम देखें, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि बताइए सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर मंडल में जो ऊर्जा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, या हमारी समस्त धरती की ऊर्जा का स्रोत क्या है विद्यार्थियों, तो हमारी धरती की समस्त ऊर्जा का स्रोत ये सूर्य ही है। ध्यान रखेंगे, हमारे सौर मंडल में जितनी भी एनर्जी है उसका एकमात्र सोर्स सन है। अगर सूर्य समाप्त हो जाए तो हमारे सौर मंडल से, हमारी पृथ्वी से भी सभी प्रकार की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो सौर मंडल का सबसे प्रमुख बिंदु है सूर्य, और प्रमुख बिंदु विद्यार्थियों इसलिए भी है क्योंकि जितने भी आकाशीय पिंड आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो स्टार्टिंग में सूर्य के नज़दीक आपको पहले 4 ग्रह दिखाई देते हैं, जो कि हैं बच्चों मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों को विद्यार्थियों संयुक्त रूप से, ये जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 ग्रहों को संयुक्त रूप से आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं या टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहकर पुकारते हैं। ये जो प्रारंभ के 4 आपको जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं, मंगल, मार्स, वीनस, अर्थ और ये जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को संयुक्त रूप से आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह विद्यार्थियों हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं ये सूर्य के काफी नजदीक हैं, यानी इन ग्रहों की दूरी सूर्य से काफी कम है, ये सूर्य के नजदीक हैं, इसलिए इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका एक अन्य नाम है पार्थिव। तो चाहे तो आप इन्हें आंतरिक ग्रह कह लीजिए या आप इन्हें पार्थिव ग्रह कह लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक। तो चाहे तो आप इन्हें आंतरिक ग्रह कह लो, चाहे कह लो पार्थिव ग्रह। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो 3 इनमें से दे देगा, चाहे वो मरकुरी दे दे, चाहे वीनस दे दे, चाहे अर्थ दे दे, चाहे मार्स दे दे। 3 इनमें से दे देगा और एक इधर से उठा के रख देगा कोई सा, चाहे यूरेनस रख दे, चाहे जुपिटर रख दे, है ना, चाहे नेपच्यून रख दे, वो इसकी इच्छा है। तो सवाल यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य के काफी नजदीक हैं। दूसरा, ये जो ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्य रूप से कौन कौन से? मंगल नहीं, ये है मरकरी, एम से मंगल याद आ जाता है। ये जो ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र, इन 2 ग्रहों को स्पेशली हम कहते हैं इन्फीरियर प्लैनेट। ध्यान रखना, इन 2 ग्रहों को, ये 4 जो हैं इन्हें तो हम आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र को एक विशेष नाम दिया गया है, वो है इन्फीरियर प्लैनेट। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, किसको? मरकरी और वीनस को इन्फीरियर। ठीक है, इन ग्रहों को हम क्या बोलते हैं? इन ग्रहों को हम बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट। इन्फीरियर का क्या मतलब है यहां पर बच्चों? इन्फीरियर का मतलब है नीच। इन्फीरियर यानी गिरा हुआ, तुच्छ कोटि का, नीच। नीच कैसे हो गए भाई? मरकरी और वीनस नीच कैसे हो गए? तो विद्यार्थियों, इन्हें नीच या गिरा हुआ या तुच्छ इसलिए कहा जाता है क्योंकि
ये सूर्य के इतने ज़्यादा नज़दीक हैं कि उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। समाज में वो व्यक्ति जो शक्तिशाली व्यक्तियों के निकट रहता है, उसी की चापलूसी करता रहता है, तो समाज उसे क्या कह देता है, ये तो नीच आदमी है। ऐसे लोग जो नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो समाज के ताकतवर लोग होते हैं उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये तो चमचा है, ये तो नीच आदमी है, चमचा है। तो वैसे ही ये दो जो ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, मरकुरी और वीनस, ये सूर्य के बेहद निकट हैं, इसलिए उसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। हालांकि घूमते तो सभी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही निकट हैं, इसीलिए इन दोनों ग्रहों को हम बोलते हैं इन्फीरियर प्लैनेट, नीच ग्रह। ठीक है, अब नीच ग्रह का मतलब ये नहीं है कोई बहुत गिरा हुआ काम करते हैं या इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि तुम तो बहुत ही गिरे हुए आदमी हो, कोई घोटाला कर दिया है, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात यह है, सूर्य के ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है इन्फीरियर प्लैनेट। ध्यान रखिएगा। तो सवाल एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, स्पेशली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह से भी आ सकता है, या स्पेशली इन्फीरियर प्लैनेट से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रह इन्फीरियर प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयोग कहीं से भी सवाल बना सकता है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक 4 ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। अंत के जो 4 ग्रह हैं विद्यार्थियों, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से काफी दूर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हो कि इन ग्रहों के बीच में देखिए दूरी कितनी कम है और इनके बीच में दूरी जो है ज्यादा है। तो ये सूर्य से काफी दूर हैं बच्चों, इसीलिए इन सभी ग्रहों को, जो लास्ट वाले 4 ग्रह हैं, इन सभी को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट, या हिंदी में हम इन्हें कहेंगे बाह्य ग्रह। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन ग्रहों को हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अंतिम वाले 4 जो ग्रह हैं बच्चों, इनको हम जोवियन प्लैनेट या बाह्य ग्रह, या चूंकि ये सभी ग्रह गैस के बने हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ये नाम देखिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अंतिम वाले जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें शामिल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से काफी दूर हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। दूसरा, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं गैस के बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है गैसीय ग्रह, और संरचना में जुपिटर से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसीलिए हम इन्हें जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जोवियन प्लैनेट। तो जैसे एग्जाम में सवाल पूछ ले वैसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये ग्रह हुए हमारे 8। अगर इनमें से कभी प्रश्न पूछ ले कि बताइए सबसे बीच का ग्रह कौन सा है, सबसे मध्यवर्ती ग्रह कौन सा है, तो विद्यार्थियों पहले ग्रह हुआ करते थे 9, शायद आप लोगों को पता होगा। विद्यार्थियों पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। एक ग्रह नेपच्यून के बाद और होता था जिसका नाम था प्लूटो, जिसका नाम था विद्यार्थियों प्लूटो। तो जब 9 ग्रह हुआ करते थे तब तो ये बात बताने में बेहद ही आसानी होती थी कि बीच का ग्रह कौन सा है। भाई 4 इधर हो गए, 4 ही इधर हो जाते, बीच में कौन आ जाता, जुपिटर। तो आसानी से आप इसे पता लगा लेते थे, जुपिटर बीच का ग्रह है। लेकिन अब ग्रह है 8। तो अब यदि प्रश्न पूछे कि कौन सा ग्रह सबसे मध्यवर्ती है हमारे सौरमंडल में, तो अब भी इसका जवाब विद्यार्थियों जुपिटर ही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि कौन सा ग्रह सबसे मध्य में है हमारे सौरमंडल के, तो आप जवाब देंगे जुपिटर। जुपिटर हमारे
सौर मंडल के मध्य में स्थित है। अच्छा, एक चीज यहां पर और आप देख पा रहे होंगे, अगर हम आकार की बात करें, आकार हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों का आकार, तो यदि आकार के अनुसार मैं इन्हें अंक दूं तो सबसे बड़ा ग्रह आपको इसमें जो दिख रहा होगा विद्यार्थियों, सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा है जुपिटर। तो आकार के अनुसार यदि हम इन्हें लिखें, प्रश्न यहां पूछ लेता है कि ग्रहों को आकार के बढ़ते अथवा घटते क्रम में लगाइए, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको ढंग से पता नहीं है तो विद्यार्थियों आप डायग्राम को ही अगर अच्छे से देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। अंतिम वाले जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जो जोवियन प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाह्य ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आकार में अपने क्रम से ही लगे हुए हैं। यानी जुपिटर आकार में सबसे बड़ा, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। यानी अंतिम जो ग्रह हैं 4, ये तो आकार में ही लगे हुए हैं। यानी सबसे बड़ा जुपिटर, उससे छोटा शनि, उससे छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून। बात करें 5वें नंबर की, तो अब भी आप इस डायग्राम को देख करके शायद ये अंदाजा लगा पाओगे कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बच्चों 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार में कौन सा स्थान है। तो आकार में पृथ्वी का हमारे सौरमंडल में 5वां स्थान है। 5वें नंबर पे आती है पृथ्वी, 6ठे नंबर पे आता है वीनस यानी शुक्र, 7वें नंबर पे आता है मार्स और 8वें नंबर पे आता है बच्चों मरकुरी। यानी हम कह सकते हैं कि आकार में जुपिटर सबसे बड़ा और मरकुरी यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है। हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम को देख करके कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार में वो है विद्यार्थियों जुपिटर, और सबसे छोटा जो ग्रह है आकार में वो है मरकुरी। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए ढंग से इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में बिठा लें, जिससे पेपर में जब ये आए तो आपके गलत ना हो। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं जिन्हें हमें लगता है ये तो हम कर ही लेंगे। जैसे अगर आपसे कभी पूछ लिया कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों के नाम बताइए, तो इस डायग्राम को देखते हुए तो आप तत्काल ये सवाल का जवाब दे पाओगे कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। मार्स है यानी मंगल है और वीनस है, आसान सी बात है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से दिख रहे हैं? मंगल और शुक्र। यहाँ ये सवाल आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो और प्रश्न आता है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों के नाम बताओ, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार सारे के सारे दिनों के नाम याद आ जाते हैं, और उस वक्त हम इतना कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसका सही जवाब क्या है। मंगल है, मंगल और बुध पास में है, बुध या बृहस्पति पास में है, तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो डायग्राम के थ्रू अगर आप इसे याद रखोगे तो आप आसानी से इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिन्हें आप नग्न आंखों से देख सकते हो, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है या जिन्हें देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, अगर ये कभी प्रश्न आए कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो वो ग्रह मैं आपको बता देता हूं कि वो ग्रह कौन कौन से हैं। तो वो ग्रह शुरू होते हैं आपके मरकरी से और जाते हैं जुपिटर तक। यानी मरकरी से लेकर जुपिटर तक जितने भी ग्रह हैं, सॉरी जुपिटर तक नहीं, सैटर्न तक, थोड़ा और आगे हम इसे ले जाते हैं, जुपिटर से लेके सैटर्न तक। यानी मरकरी से लेकर के सैटर्न तक, शनि से लेकर के
बुध तक जितने भी ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये जो ग्रह आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी मैं इसको नीचे बना देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। अगर कभी प्रश्न पूछे कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो विद्यार्थियों बुध से लेकर शनि तक जितने भी ग्रह हैं इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि पृथ्वी से आप कितने ग्रहों को नग्न आंखों से देख सकते हो। बच्चों ये एक ट्रिकी सवाल है। अगर कभी प्रश्न पूछे कि बताइए कितने ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, तो इसका जवाब है 6। 6 ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। मंगल, सॉरी ये एम से मुझे पता नहीं मंगल क्यों याद आ रहा है बार बार, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 6 के 6 ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे प्रश्न उसने पूछा कि बताइए पृथ्वी से कितने ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो पृथ्वी से जो ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं उनकी संख्या होगी बच्चों 5। ध्यान रखना, इसको मैं बुध ही लिख लूं वरना एम से मुझे मंगल ही याद आता रहेगा। तो विद्यार्थियों अगर कभी प्रश्न पूछे कि बताइए पृथ्वी से कितने ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो उनकी संख्या होगी 5। 5 क्यों होगी? 5 बच्चों इसलिए होगी क्योंकि पृथ्वी पर रहकर आप पृथ्वी को कैसे देखोगे? बात समझ पा रहे हैं भाई? जब आप पृथ्वी पर ही हो तो पृथ्वी को कैसे देख पाओगे? पृथ्वी से अन्य ग्रहों को देख सकते हो, पृथ्वी से आप मंगल को देख सकते हो, पृथ्वी से आप जुपिटर को देख सकते हो, पृथ्वी से आप सैटर्न को भी देख पाओगे, पृथ्वी से आप वीनस को भी देख पाओगे और पृथ्वी से आप बुध को भी देख पाओगे। लेकिन पृथ्वी से पृथ्वी को नहीं देख सकते। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए अगर कभी प्रश्न पूछे कि नग्न आंखों से पृथ्वी से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा 5। और सामान्य रूप से अगर आप देखोगे अंतरिक्ष में जाकर के अगर आप देखोगे तो कितने ग्रह देखे जा सकते हैं, तो 6। उसमें शनि से लेकर बुध तक सभी ग्रह आ जाएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी की बात आएगी कि पृथ्वी से कितने देखे जा सकते हैं, तो भाई पृथ्वी से ही तो आप देखोगे, तो पृथ्वी को छोड़ करके बाकी सब आपको दिख जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो आप बैठे ही हो, वहां से कैसे देखोगे? तो पृथ्वी आपको नहीं दिखेगी। इसके अतिरिक्त बुध भी दिख जाएगा, वीनस भी दिख जाएगा, मार्स भी दिख जाएगा, जुपिटर भी दिख जाएगा और सैटर्न भी दिख जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ ग्रहों की सामान्य चर्चा कर लेते हैं। जैसे, चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। ये सारी की सारी जानकारी आप लोग नोट करते रहें तो बेहतर होगा। अब देखो, इनके बारे में कुछ सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में इन सभी ग्रहों का रोटेशन पाथ भी दिखाया गया है। बच्चों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी बुक में आपने पढ़ा हो या हो सकता है किसी वीडियो में ही आपने देखा हो, तो वहां पर मैंने ये देखा है कि कई जगह ये लिख दिया गया है या वीडियो में या कोई टीचर कई बार ये बता देते हैं कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमते हैं, जैसे इस बात को मैं पहले आपको समझा दूं। ये है क्या? देखो बच्चों, बुध जो है, आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, बुध जो है ये अपनी धुरी पर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, आप देख सकते हो ध्रुव, मतलब ये जो बुध है ये घूम रहा है अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। मंगल अपनी धुरी पर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जुपिटर अपनी धुरी पर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सैटर्न भी अपनी धुरी पर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और नेपच्यून भी अपनी धुरी पर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। 2 ग्रह ही ऐसे हैं जो अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और वो ग्रह कौन कौन से हैं? पहला तो आपको दिख जाएगा ये शुक्र, आप देख पा रहे होंगे शुक्र अपनी धुरी पर घूम रहा है क्लॉकवाइज। बात समझ पा रहे हैं? और अकेला शुक्र ही क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, इसके साथ यूरेनस यानी
अरुण ग्रह भी अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये दो ग्रह ही ऐसे हैं जो अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अन्यथा शेष सभी ग्रह कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब बुक में, या हो सकता है कहीं आप लेक्चर लो, वहां पे कोई टीचर ये आपको बता दे, मैंने खुद एक जगह देखा था कि उसमें ये बता रहे थे वो महोदय कि ये जो ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस, ये सूर्य का ग्रह, मतलब सूर्य का चक्कर उल्टा लगाते हैं। यानी उनका कहना था कि ये जो ग्रह हैं ये बाकी सब तो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब बाकी सब घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य मतलब शुक्र और यूरेनस जो है ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज, और बाकी सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों, यहां पर इनकी धुरी पर घूमने का क्रम है, ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का। सूर्य के चारों ओर तो ये सारे के सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, ध्यान रखना। इनमें से सारे के सारे ग्रह, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आपका मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि, चाहे अरुण या वरुण, ये सब एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। यहां जो हम देख रहे हैं कि ये अपनी धुरी पर कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इनकी धुरी की बात है, ध्यान रखना, धुरी पर, ना कि सूर्य के चारों ओर। अगर कहीं आप ये देख रहे हैं कि ये अपनी अब सूर्य के चारों ओर जो है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर कोई घुमा रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। सूर्य के चारों ओर तो ये सारे एक ही दिशा में घूमते हैं, सारे ग्रह एक ही जैसे घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। यहाँ जो हम देख रहे हैं, चाहे शुक्र हो या यूरेनस हो, ये इनके धुरी पर घूमने का क्रम है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, वैसे ही यहाँ पर ये अपनी धुरी पर घूम रहे हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। एंटी मतलब बाकी सारे ग्रह घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये ग्रह घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कुछ हम बेसिक बातें यहां पर देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही है, और ये जो बेल्ट है बच्चों, इस बेल्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो आप देख पा रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, विद्यार्थियों मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारा स्थान खाली है, यानी ये है आपके इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। उसके बाद डीप स्पेस में बहुत सारी जगह खाली है, और फिर नंबर आता है बृहस्पति का। और बच्चों बृहस्पति और मंगल के बीच में जो खाली स्थान है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर तैरते हैं। इन बड़े बड़े पत्थरों को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड, और चूंकि ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं संख्या में, इसीलिए इस पेटी को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, या हिंदी में इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी या क्षुद्र ग्रह पेटी। ध्यान रखिएगा, सही है ना। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलती है, ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। एस्टेरॉयड बेल्ट हमें कहाँ मिलेगी? एस्टेरॉयड बेल्ट मिलेगी हमें मंगल और बृहस्पति के बीच में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। एस्टेरॉयड बेल्ट हमें कहाँ मिलेगी? एस्टेरॉयड बेल्ट हमें मिलेगी मंगल और बृहस्पति के बीच में। काफी महत्वपूर्ण बात है ये, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें मिलती है एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं विद्यार्थियों, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे ये सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं, वैसे ही ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। अब चूंकि ये एक पत्थर नहीं है, बहुत सारे पत्थर हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में हैं और सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो पत्थर हैं विद्यार्थियों, ये चिंता का विषय बन जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, कोई भी पत्थर अगर घूमता हुआ पृथ्वी की घूमने की कक्षा में अगर आ जाए, जैसे ये है पृथ्वी का रोटेशन पाथ मान लीजिए। अब यहाँ कोई पत्थर जो है आपस में टक्कर मार करके अपना रास्ता छोड़ करके अगर पृथ्वी के रास्ते में आ जाए, तो हो सकता है पृथ्वी और उस पत्थर की टक्कर हो जाए। तो ये टक्कर काफ़ी भयानक होगी विद्यार्थियों, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर व्यास का भी कोई पत्थर हमसे टकरा जाए, ज़्यादा बड़ा पत्थर नहीं, इतना बड़ा पत्थर जिसका आकार केवल 10 किलोमीटर का हो, तो अगर 10 किलोमीटर बड़ा पत्थर भी यदि पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, पृथ्वी को समाप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अगर केवल 10 किलोमीटर व्यास का पत्थर ही
पृथ्वी से टक्कर मार दे तो पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? तो विद्यार्थियों, ये वैसे ही संभव है कि इतने बड़े हाथी को मारने के लिए एक छोटी सी बुलेट हमें चाहिए, एक फायर कीजिए और हाथी की मौत हो जाएगी। आप कितने भी ताकतवर हों, कितने भी बॉडी बिल्डर हों, आपको मारने के लिए एक छोटी सी बंदूक की गोली ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ये बंदूक की गोली का ही काम करेंगे ये पत्थर। तो ये एक चिंताजनक चीज़ होती है, इसलिए नासा एवं इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात पर निगाह रखते हैं कि कहीं कोई बड़ा सा पत्थर हमारे रोटेशन पाथ में तो ना आ जाए, है ना। और कभी कभार ये जो छोटे छोटे, अब जरूरी नहीं है कि सारे पत्थर बड़े हैं, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पत्थर भी हैं। तो वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो कई बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं, और जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो कारण बनते हैं रक्त वर्षा का। इसे हम जब पृथ्वी के बारे में जानेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रक्त वर्षा कहाँ होती है, कैसे होती है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि केरल के एरिया में अक्सर करके आपका रक्त वर्षा होती है, ब्लड रेन होती है, वहाँ पर पानी बिल्कुल लाल रंग का बरसता है। तो वो हम जानेंगे अगले वीडियो के लेक्चर में कि आखिरकार जब हम पृथ्वी को पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार रक्त वर्षा क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं रक्त वर्षा का कारण इन्हीं एस्टेरॉयड से ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों के बारे में। तो विद्यार्थियों, बुध जो आप देख रहे हैं, बुध, तो बुध पृथ्वी के बुध जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, और बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। दूसरा, बुध के पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मून देखें, मून, तो मून यहाँ पर कितने हैं बुध के पास? 0। ठीक। दूसरा, बुध चूंकि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है इसलिए काफ़ी गर्म रहता है। टेम्परेचर अगर हम देखें बुध का, तो बुध का टेम्परेचर जो है तकरीबन वो है बच्चों 390 डिग्री सेल्सियस, 390 डिग्री सेल्सियस तापमान है बुध का दिन के समय का। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, गर्म तो रहेगा ही क्योंकि सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म रहता है बुध। दिन में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, रात में वहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और रात में ये जो है -140 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। तो दिन में इतना ज़्यादा गर्म है, रात में इतना ज़्यादा ठंडा है, तो जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। चूँकि बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है इसीलिए सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में ही पूरी कर लेता है। बात करें, अगला ग्रह हमारे पास है वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र। इसका नाम जो है वीनस, वो रोमन देवी वीनस के नाम पर पड़ा है, और वीनस जो है वो सौंदर्य की देवी हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं के नाम पर इसे सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र की जो पहली विशेषता है वो ध्यान रखना कि शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो अगर कभी प्रश्न पूछ ले पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो आप जवाब देंगे वीनस यानी शुक्र। दूसरा हम देखें तो शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र जो है विद्यार्थियों सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। ऐसा क्यों है? तो विद्यार्थियों ऐसा इसलिए है, देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा गर्म बुध होना चाहिए क्योंकि बुध सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह है विद्यार्थियों वो है शुक्र। शुक्र इसलिए गर्म है क्योंकि शुक्र के पास वायुमंडल है, और शुक्र के वायुमंडल में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है विद्यार्थियों गर्मी को सोख लेती है, गर्मी को सोख लेती है, और गर्मी को सोख लेती है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति हम पृथ्वी पर भी बना रहे हैं। जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों से, वाहनों से, तो हम भी कहीं ना कहीं शुक्र की तरह ही बनते जा रहे हैं। इसको सामान्य भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। टेम्परेचर अगर हम देखें यहाँ का तो 475 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है शुक्र ग्रह। मून अगर हम देखें
तो इसके पास कोई मून नहीं है, 0 मून है वीनस के पास। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। ध्यान रखना, शुक्र को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बात करें अर्थ की, तो अर्थ तो हमें पढ़नी ही है, पृथ्वी तो हमें पढ़नी ही है, हम इसे पढ़ते ही हैं, तो इसके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं भाई। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में 3रा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज़्यादा पानी है धरती पर, इस वजह से हम इसे नीला ग्रह कहते हैं, है ना। और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो इसके बारे में तो हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं। बात करें मंगल की, तो मंगल के बारे में अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। लाल, इसे हम बोलते हैं रेड प्लैनेट। लाल ग्रह हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ की जो मंगल का जो वातावरण है, उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता बहुत ज़्यादा है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही हम मंगल को कहते हैं विद्यार्थियों लाल ग्रह। तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, और यहाँ का जो तापमान है वो ठीक ठाक है, -23 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान है। तो ये ऐसा ग्रह है जहाँ पर रहा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। उपग्रहों की अगर हम बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, काफ़ी फेमस हैं, डीमॉस और फोबस। ध्यान रखना, डीमॉस और फोबस। डीमॉस और फोबस मंगल के 2 काफ़ी प्रसिद्ध उपग्रह हैं। इसके अलावा हम देखें अगर, तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है, जिसका नाम है ओलंपस मेसी, तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। तो मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मेसी, तथा मंगल ग्रह पर ही हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मौजूद है। तो ध्यान रखना, मंगल ग्रह पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है भविष्य में हमारा ठिकाना मंगल ही हो। बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर पूरी तरीके से गैसीय ग्रह है। जुपिटर पूरी तरीके से एक गैसीय ग्रह है, गैस से निर्मित है पूरी तरीके से जुपिटर। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर में ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड जाइंट स्पॉट। अगर आपने कभी फोटो देखी होगी जुपिटर की, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लाल रंग का धब्बा आपको दिखाई देगा, तो वो जुपिटर की निशानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ध्यान रखना, सबसे तेज धुरी पर घूमने वाला ग्रह है। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ही है। ये अपना एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में ही पूरा कर लेता है। भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, जिसे हम राउंड फिगर करके 24 घंटे कर लेते हैं। उसी तरीके से बृहस्पति जो है ये केवल 9 घंटे 55 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेता है, काफ़ी तेज घूमता है। 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी लेती है 24 घंटे और ये लेता है केवल 10 घंटे, यानी तकरीबन आधा समय जो है लेता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है काफ़ी बड़ा ग्रह है, इस वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें बृहस्पति को, तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं विद्यार्थियों वो हैं तकरीबन देखिए बृहस्पति के जो उपग्रह हैं ये हैं तकरीबन 67। ध्यान रखना, बृहस्पति के उपग्रहों की हम बात करें, हालांकि ये संख्या देखिए घटती बढ़ती रहती है, इसको ध्यान रखिएगा, रिसर्च होती रहती है तो इसके उपग्रह जो है खोजे जा रहे हैं। तो फिलहाल के अनुसार इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो है 67 इसके उपग्रह हैं। तो काफ़ी सारे इसके उपग्रह मौजूद हैं। ठीक, अब चूंकि इतने सारे उपग्रह हैं इसके, इसीलिए इसको हम कहते हैं लघु सौर तंत्र, यानी बृहस्पति
एक लघु सौर तंत्र की भांति कार्य करता है। मैंने आपको बताया था कि सौर तंत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तारा, उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। तो यहाँ पर बृहस्पति जगह लेता है तारे की और उसके चारों ओर 67 उपग्रह घूम रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक सौर मंडल की तरह ही दिखता है, ध्यान रखेंगे। बात करें शनि की, बात की जाए शनि की विद्यार्थियों, तो शनि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता है उसके चारों ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे रिंग्स, ठीक। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रिंग्स। रिंग्स काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके विद्यार्थियों। और शनि के रिंग्स कितने हैं अगर ये कभी पूछ ले, तो शनि के छल्लों की संख्या है 8। पहले थे 7, हाल ही में एक और खोज लिया गया है। तो शनि के छल्ले कितने हैं विद्यार्थियों, ये जो शनि के छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुंदर से छल्ले, इनकी संख्या है कितनी, इनकी संख्या है 8। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शनि से जुड़ी हुई है विद्यार्थियों वो ये कि शनि जो है इसके उपग्रहों की संख्या अब सबसे ज़्यादा है। पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह थे बृहस्पति के, लेकिन अब शनि के उपग्रह हो गए हैं 82। तो 82 उपग्रह के साथ अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं विद्यार्थियों शनि के पास। कितने हैं, 82। पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते थे बृहस्पति के पास, लेकिन अब ये डाटा चेंज हो गया है। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं किसके पास, शनि के पास। कितने हैं, 82 उपग्रह हैं शनि के पास। बात करें सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेता है, तो विद्यार्थियों ये सूर्य की परिक्रमा 29 साल 4 महीनों में पूरी कर लेता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन सी बात है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, इसलिए मैं बस इनको आपको रिवाइज करा देता हूं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूं। अगला जो हमारे पास ग्रह है विद्यार्थियों वो है अरुण। अरुण की खोज की गई थी 1781 में विलियम हर्शले के द्वारा, और अपनी धुरी पर 97 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। ये जो आप देख पा रहे हैं यूरेनस, इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी धुरी पर 97 डिग्री झुका हुआ है। ये अपनी धुरी पर 97 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से इसको हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। और अगर हम आगे देखें तो विद्यार्थियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरुण भी शुक्र की भांति अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ध्यान रखना, ये भी अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अगर उपग्रहों की बात करें तो इसके उपग्रह हैं विद्यार्थियों 27 उपग्रह हैं अरुण के। और अंतिम जो हमारे पास ग्रह है विद्यार्थियों वो है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है, आप देख पाएंगे सबसे दूर स्थित ग्रह है विद्यार्थियों नेपच्यून। और बात करें नेपच्यून की तो नेपच्यून हरे रंग का दिखाई देता है विद्यार्थियों, हरे रंग का दिखता है ये। और इसकी खोज की थी जोहान गाले ने 1846 में। और चूंकि काफ़ी दूर है इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा ग्रह है नेपच्यून। तो ध्यान रखना है इसको, एक सामान्य सी बात है जो हमने यहाँ डिस्कस की है। अच्छा, एक ग्रह यहाँ और होता था यहाँ पर, इसको हम बोलते थे प्लूटो यानी यम। यम को, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम था यम। यम को वर्ष 2006 में, अगस्त 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्राग में एक मीटिंग में ये कहा कि यम अब एक ग्रह नहीं है। तो यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि यम को आखिरकार ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया। तो इसके 2-3 कारण थे जो मैं आपको बता देता हूं। पहला जो बड़ा कारण था वो था इसका साइज, इसका आकार।
विद्यार्थियों यम आकार में काफ़ी छोटा है। अगर हम देखें तो हमारे चंद्रमा से भी ज़्यादा छोटा है। यह हमारा छोटा सा चंद्रमा है, इससे भी ज़्यादा छोटा है यम। अगर हम यम को ग्रह का दर्जा देते हैं तो कल को हो सकता है चंद्रमा भी ये आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि भाई जब यम ग्रह है तो हमें भी ग्रह का दर्जा दो, हमें उपग्रह का दर्जा क्यों दे रखा है। हालांकि चंद्रमा ऐसी आवाज़ कभी उठाएगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई रहता नहीं है। लेकिन फिर भी भाई नैतिकता तो यही कहती है, एथिक्स तो यही कहते हैं कि जब ये ग्रह है तो इसको भी ग्रह का दर्जा दिया जाना चाहिए भाई, जब दोनों बराबरी पर हैं। तो पहली चीज़ तो ये आकार में काफ़ी छोटा था। दूसरा जो इसको हटाने का सबसे बड़ा कारण था वो था विद्यार्थियों इसका रोटेशन। देखिए ग्रहों के कुछ नियम होते हैं और ग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित परिक्रमा पथ में गति करता है। ऐसा नहीं है कि वीनस जो है अर्थ के रास्ते में आए, या बुध जो है वो वीनस के रास्ते में आए, या मंगल जो है पृथ्वी के रास्ते में आए। ऐसा कभी नहीं होता। प्रत्येक ग्रह अपने एक निश्चित परिक्रमा पथ में ही गति करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्येक ग्रह जो है वो एक निश्चित परिक्रमा पथ में ही गति करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लूटो की तो विद्यार्थियों प्लूटो के साथ ऐसा नहीं है। प्लूटो जो है अपने पड़ोसी ग्रह, प्लूटो यानी यम का पड़ोसी ग्रह कौन सा हो गया? नेपच्यून। तो प्लूटो क्या करता है, यम जो है चक्कर लगाते हुए जब ये घूमता है तो चक्कर लगाते हुए ये प्लूटो जो है नेपच्यून की कक्षा में एंटर कर जाता है। जो नेपच्यून का रोटेशन पाथ है उसमें एंटर कर जाता है, और ये प्रति 242 वर्षों के अंतराल पर ऐसा करता है। ध्यान रखना, हर 242 साल बाद, हर 242 साल के अंतर पर यम जो है चक्कर काटता हुआ नेपच्यून के रास्ते में चला जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चलो चक्कर मारते हुए चला गया तो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाए, ऐसा भी नहीं करता। एक बार जब यम नेपच्यून की रोटेशन पाथ में एंटर करता है, इसके परिक्रमा पथ में प्रवेश करता है, तो ऐसा नहीं है 2-4 सेकंड रुककर चला जाता है। ये लगातार 20 साल तक इसके रास्ते में बना रहता है। 20 साल बहुत बड़ी बात हो गई है। यानी हर 242 साल के अंतर पर ये क्या करता है कि प्लूटो जो है नेपच्यून के रास्ते में आता है और इसके रास्ते में लगातार 20 साल तक बना रहता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये तो जो ग्रहों के नियम है उसके बिल्कुल खिलाफ हो गया। भाई प्रत्येक ग्रह अपने एक निश्चित परिक्रमा पथ में घूमता है, लेकिन ये तो नेपच्यून के रास्ते में आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है 2-4 दिन रुक के चला जाए, पूरे 20 साल तक बना रहता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2006 में यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखना, 242 वर्षों के बाद यम जो है एंटर करता है नेपच्यून की कक्षा में और 20 साल तक उसके परिक्रमा पथ में बना रहता है। पिछली बार 7 फरवरी 1979 से लेकर के 11 फरवरी 1999 तक ये इसके परिक्रमा पथ में बना हुआ था अंतिम बार। ध्यान रखना, तो ये मैंने आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दी कि पिछली बार यम जो है वो नेपच्यून की कक्षा में किस तारीख को था। तो 7 फरवरी 1979 से लेकर 11 फरवरी 1999 तक यम नेपच्यून की कक्षा में था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए यम को हमने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया तो यम ने हमें कोई माफ़ीनामा लिखकर भेजा हो कि महोदय गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और हम अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम जो हमारा रास्ता है उसी पर चलेंगे, नेपच्यून के रास्ते में नहीं आएंगे, कृपया करके हमें दोबारा ग्रह का दर्जा दे दिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आप यम को ग्रह मानो या मत मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
वो जो काम पहले कर रहा था वो अभी भी कर रहा है और अनंत काल तक करता ही रहेगा। आपकी इच्छा हो तो आप ग्रह का दर्जा दीजिए, नहीं इच्छा है बिल्कुल मत दीजिए। आप इन सभी से ग्रह का दर्जा छीन लीजिए, केवल पृथ्वी को ही ग्रह मानिए। तो ये मनुष्यों के दिमाग की बात है। अगर हम देखें तो आकाशगंगा में इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यम को ग्रह का दर्जा दो या मत दो, इससे कोई फर्क नहीं है। वो तो जो काम कर रहा है वो करता ही रहेगा। तो ये आज हमने चर्चा की, यहाँ पर एक सामान्य चर्चा की हमने हमारे सोलार सिस्टम की। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे स्पेशली सूर्य की। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।